साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के विज्ञान विषय वस्तु को हम लोग देखने वाले हैं और कक्षा 6 के विज्ञान का जो पहला चैप्टर है भोजन के घटक, उस भोजन के घटक के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित एनसीईआरटी का जो लास्ट में क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन आंसर को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये विज्ञान के कक्षा 6 का पुस्तक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए जब स्क्रीन पर देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि विज्ञान कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है और ये एनसीईआरटी का बुक है। आप एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी जानते होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इस बुक के विषय सूची को पहले देख लेते हैं। पहला चैप्टर में भोजन के घटक है, फिर वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव विशेषता एवं आवास, गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, हमारे चारों ओर आए। तो इन सभी 11 चैप्टर को हम लोग बारी बारी से अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के अध्याय 1 को देखेंगे और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यह कक्षा 6 के विज्ञान एनसीईआरटी का हिंदी माध्यम का बुक है और इसका पहला चैप्टर अध्याय 1 है जिसका नाम है भोजन के घटक। तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बुक के लाइन बाय लाइन को भी देखेंगे। उससे पहले जो मेन टर्म है उन सभी को हम लोग इस नोट्स पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इस अध्याय में हम सभी भोजन तथा उसमें उपस्थित घटक या पोषक तत्व, यानी उस भोजन में जो पोषक तत्व मौजूद होता है उसके बारे में जानेंगे तथा इन पोषक तत्वों का घटकों की कमी से हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी बातों को जानेंगे। यानी इस अध्याय में हम लोग भोजन के बारे में जानेंगे, भोजन में जितने भी उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में जानेंगे और यदि वह पोषक तत्व की हमारी कमी होगी यानी हम उसे नहीं लेंगे तो हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उन सभी चीज़ों को भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले टर्म जो है भोजन है, तो भोजन के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि भोजन क्या होता है। तो भोजन एक पौष्टिक आहार है जिसे जीवधारी अपने जीवन एवं विकास को बनाए रखने के लिए यानी उसे अवशोषित या ग्रहण करते हैं, उसे हम भोजन कहते हैं। और भोजन एक पौष्टिक आहार है, यानी भोजन एक पौष्टिक आहार है जिसे सभी जीवधारी अपने जीवन एवं जीवन को विकास को बनाए रखने के लिए उसे अवशोषित यानी ग्रहण करते हैं, उसे हम भोजन कहते हैं और भोजन एक पौष्टिक आहार है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म को जानेंगे कि भोजन के घटक क्या होता है। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को हम भोजन का घटक कहते हैं, यानी जो भोजन हम लोग लेते हैं तो उस भोजन में जो पोषक तत्व मौजूद होती है उसे हम भोजन के घटक के कहते हैं। भोजन में विभिन्न तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो यही भोजन का घटक हुआ, यानी भोजन में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं उसे ही हम लोग भोजन के घटक कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और टर्म को जान लेते हैं। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, पोषक लिखा हुआ है, तो पोषक के बारे में जान लेते हैं। तो पोषक एक पौष्टिक आहार है जिसे जीवधारी अपने वृद्धि एवं विकास को बनाए रखने के लिए ग्रहण करते हैं, जिससे इन्हें पोषण मिलता है। यानी पोषण एक पौष्टिक आहार है जिसे जीवधारी अपने वृद्धि यानी अपने शरीर के वृद्धि एवं विकास को बनाए रखने के लिए उसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड और भी पॉइंट है, जैसे हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। यानी ये जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, इसके अलावा भी हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल की भी मात्रा होनी चाहिए। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ रहा है कार्बोहाइड्रेट। इन सभी टर्मों को जब हम जान लेंगे तो बुक को फिर लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो यह पोषक तत्व मुख्य रूप से चावल में उपस्थित होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व है वो मुख्य रूप से चावल में उपस्थित होता है। भोजन में उपस्थित ऐसे घटक जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। यानी भोजन में उपस्थित ऐसा घटक, ऐसा पोषक तत्व जिनसे हमें बॉडी को, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं और इसीलिए हम उन्हें ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कहते हैं। यानी इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को
ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी देती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जब स्क्रीन पर बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हम सभी दिन भर कुछ न कुछ कार्य करते हैं, इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। यानी हम लोग दिन भर कुछ न कुछ कार्य करते हैं, और कार्य करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यही एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और यह जो कार्बोहाइड्रेट है यह मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, केला आदि में पाया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, गेहूँ, केला और इन सभी में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन जो पोषक तत्व है इससे हमें क्या मिलती है, हमारे बॉडी को क्या फ़ायदा है। तो प्रोटीन जो है भोजन में उपस्थित ऐसे पदार्थ या घटक है जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण में काफ़ी सहायक होते हैं। ऐसे पोषक तत्वों को हम प्रोटीन कहते हैं। यानी भोजन में उपस्थित ऐसा पदार्थ या घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण में सहायक होते हैं, ऐसे पोषक तत्वों को हम प्रोटीन कहते हैं। हमारे शरीर में कटे, टूटे, फटे एवं कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन करता है। यानी हमारी बॉडी में कहीं भी कट छट जाता है या फिर नए नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो यह सब संभव जो है प्रोटीन के कारण ही होता है। और ये मिलता कहाँ से है, तो मांस, मछली, दाल, सोयाबीन इत्यादि खाद्य पदार्थों से हमें भरपूर प्रोटीन मिलती है। यानी हमें हमारे बॉडी को प्रोटीन जो है मांस, मछली, दाल, सोयाबीन इत्यादि खाद्य पदार्थों से भरपूर मात्रा में मिलती है। इसके बाद हम लोग आगे चल लेते हैं, और आगे हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट हम लोग वसा के बारे में जानेंगे कि वसा जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। तो वसा जो है ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे हमें तिल मिलता है, जैसे सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, इन्हें हम वसा वाले पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे हमें तेल की प्राप्ति होती है, जैसे में सोयाबीन है, सोयाबीन का भी तेल आता है, सरसों का तेल आता है, सूरजमुखी का तेल आता है, नारियल का तेल आता है। तो इन सभी खाद्य पदार्थ वैसे खाद्य पदार्थ जिससे हमें तेल मिलता है, वैसे पदार्थ जो है उन पदार्थों से हमें वसा की प्राप्ति होती है, और इससे हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, और वसा जो है हमें ज़्यादा एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वसा के बारे में ही कहा जा रहा है कि वसा ज़्यादा ग्रहण करने वाले मनुष्य मोटापा के शिकार हो जाते हैं, उनके त्वचा के नीचे वसा का जमाव हो जाता है। यानी वसा वाले खाद्य पदार्थ ज़्यादा हम लोग खाएंगे तो हम लोग मोटापा के शिकार हो जाते हैं, और त्वचा के नीचे जो है वसा का जमाव हो जाता है। दूध, घी, मक्खन में भी वसा उपस्थित होता है। वसा हमारे शरीर में भविष्य में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यानी वसा वाले पदार्थ हम लोग खाएंगे तो हमारे ऊर्जा के रूप में वह संचित हो जाती है त्वचा में, वसा के रूप में उसका जमाव हो जाता है, और भविष्य में जब एनर्जी हमें ज़रूरत होती है तो वहाँ से उसे प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे कि विटामिन हमारे लिए कितना लाभप्रद है। तो विटामिन हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऐसे घटक जो विभिन्न प्रकार के रोगों एवं बीमारियों से लड़कर हमारे शरीर को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाए रखते हैं, ऐसे घटक या पोषक तत्वों को हम विटामिन के नाम से जानते हैं। यानी खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऐसे घटक, ऐसे पोषक तत्व जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों एवं बीमारियों से लड़कर हमारे शरीर को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाए रखता है, ऐसे घटक या पोषक तत्वों को हम विटामिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद विटामिन से संबंधित कुछ और टर्म है जिसे हम लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि विटामिन ए के अभाव से हमें आँखों से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे रतौंधी। यानी हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो आँखों से संबंधित बीमारियां होगी, जैसे रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाती है। विटामिन बी1 के अभाव में हमें बेरी नामक रोग हो जाती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि बेरी जो है विटामिन बी1 की कमी से होती है। विटामिन सी के अभाव में हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन डी के अभाव में हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं, और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में हमें गाजर से मिलती है। यानी जब विटामिन ए की कमी होगी तो आप भरपूर मात्रा में गाजर का यूज कीजिए। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलती है। इसकी कमी से हमारे दांतों में, मसूड़ों में स्कर्वी नामक रोग हो जाते हैं। यानी हमारे बॉडी में जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी
तो दांत और मसूड़े में स्कर्वी नामक रोग हो जाती है। और जब इसकी अगर कमी हो जाएगी तो आप खट्टे फलों को खाइए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। विटामिन डी हमें दूध, घी, मक्खन से प्राप्त होती है। इसकी कमी से अस्थियों या हड्डियों में रोग होती है, यानी विटामिन डी की कमी अगर हो जाएगी तो आपको शरीर में जो हड्डी है, अस्थि है, उससे संबंधित रोग हो जाएंगे। विटामिन डी में कैल्शियम पाई जाती है। विटामिन डी में कैल्शियम पाई जाती है जो हड्डियों और अस्थियों को आपको निरोग रखने का प्रदान करती है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद हम लोग समझेंगे खनिज लवण के बारे में कि खनिज लवण हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि खनिज लवण हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरत है। तो खनिज लवण मिट्टी में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के संतुलन और विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे नमक, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम। यानी मिट्टी में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के संतुलन और विकास के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं, वे सभी खनिज लवण कहलाते हैं, जैसे नमक, आयरन, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम। खनिज लवण के कारण हमारे शरीर का समुचित वृद्धि और विकास हो पाता है तथा हम स्वस्थ रहते हैं। यानी खनिज लवण के माध्यम से ही हम लोग बॉडी का विकास होता है, हमारे बॉडी का विकास होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, लेकिन इसके अभाव में हम बीमार हो सकते हैं। खनिज लवण हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम ही मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर उसकी कमी होगी तो हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे और इसके अभाव में हम लोग बीमार हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो खनिज लवण है उससे संबंधित क्या बातें कही जा रही है। तो जो एक खनिज लवण आयोडीन है, जो नमक में उपस्थित होता है, कि कमी से घेघा रोग हो जाती है। यानी आयोडीन की कमी जो नमक में उपस्थित होती है, उसकी अगर कमी हमारे बॉडी में होगी तो घेघा नामक रोग हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाती है। इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख पा रहे हैं आहारी रेशा, कि हम आहारी रेशा किसे कहते हैं। तो भोजन ग्रहण के साथ साथ आहारी रेशा ग्रहण करना काफ़ी आवश्यक होता है। शरीर के अंदर जो अपच्य पदार्थ होता है, जो नहीं पचता है, अर्थात जो नहीं पचता है, उसे शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। यानी आहारी रेशा, भोजन ग्रहण के साथ साथ हमें आहारी रेशा को भी ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें से कुछ पदार्थ जो नहीं पच पाते हैं उसे बाहर निकालने में आहारी रेशा मदद करते हैं। और आगे हम लोग बढ़ के जान लेते हैं आहारी रेशा के बारे में, कि आहारी रेशा के बारे में और क्या कहा जा रहा है। तो आहारी रेशों में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद नहीं रहता है। यानी आहारी रेशा में कोई पोषक तत्व नहीं है, लेकिन इसमें उपस्थित जल है। आहारी रेशा को अपच्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है, यानी जल के माध्यम से। और आहारी रेशा जो है ये अपच्य पदार्थ जो हमारे बॉडी में है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं संतुलित आहार, कि संतुलित आहार क्या होता है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संतुलित आहार, तो भोज्य पदार्थ में उपस्थित सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो तो ऐसे आहार या भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। यानी भोज्य पदार्थ में उपस्थित सभी प्रकार के पोषक तत्व जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सभी उपस्थित होते हैं, तो वैसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। संतुलित आहार में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, आहारी रेशा आदि सभी तत्व मौजूद होते हैं। यानी संतुलित आहार वैसे आहार को कहेंगे जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, आहारी रेशा सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं जो नेक्स्ट टर्म है अभावजन्य रोग, कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभावजन्य रोग, ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी का अभाव होगी। तो यदि हमारे शरीर में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है और यह स्थिति लंबी अवधि तक हो जाती है तो उसे पोषक तत्व की कमी या अभाव से रोग या विकृतियाँ उत्पन्न करती है। इसे ही हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अतः एक मोटे आदमी को पूर्णतः स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। यानी यदि हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है और वह पोषक तत्व की कमी बहुत दिन तक रह जाती है तो उसकी कमी से हमारे शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होती है, और उसे ही हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं।
यानी यदि हम लोग किसी मोटे आदमी को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो स्वस्थ आदमी है, वो किसी कोई खास पोषक तत्व की उसमें अधिकता होगी और किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी। अभावजन्य रोग साधारणतः एक प्रकार के भोजन निरंतर ग्रहण करने से होती है, यानी एक ही प्रकार के अगर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जैसे सिर्फ चावल खा रहे हैं, तो और जो पोषक तत्व हैं वसा, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स अगर वो नहीं ले रहे हैं तो आप मोटापा के शिकार हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं, और आगे जो हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि अभावजन्य रोग सामान्यतः एक ही प्रकार के भोजन निरंतर ग्रहण करने से होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा होता है तो उसे निम्न रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, यानी यदि अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, यानी प्रोटीन वाले पोषक तत्व भोजन को नहीं ग्रहण कर रहा है, तो वृद्धि का अवरोध होना, आपकी शरीर का वृद्धि अवरोध हो जाएगी, वृद्धि नहीं होगा, विकास नहीं होगा, चेहरे पर सूजन हो जाएगा, बालों का रंग उड़ जाएगा और त्वचा की बीमारियां और पेचिश, इस प्रकार की बीमारियां प्रोटीन की कमी से हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग एनसीईआरटी बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 के जो पहला चैप्टर है भोजन के घटक, तो लाइन बाय लाइन हम सभी कंटेंट्स को, सभी लाइन बाय लाइन जितने भी मैटर आएंगे उस बुक में, उन सभी को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 के हिंदी माध्यम का बुक है और इस बुक का जो पहला चैप्टर है भोजन के घटक, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भोजन के घटक। तो इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी के बुक को लाइन बाय लाइन देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसा कि स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, यानी पिछली कक्षाओं में, यानी 5 क्लास में हम लोग खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं और जिन्हें हम खाते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम नहीं खाते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर हम लोग देख पा रहे हैं, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था, यानी भारत के विभिन्न भाग में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार का भोजन परोसा जाता है तथा इन्हें मानचित्र में अंकित भी किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। यानी कहा जा रहा है कि एक प्रकार के भोजन में चपाती के बारे में कहा जा रहा है। तो चपाती आप लोग समझते होंगे कि चपाती बनाते समय जो है आटा गीला गूथा हो जाता है, यानी जो आटा होता है वो गीला गूथा जाता है, लेकिन रोटी बनाते समय आटा को सख्त गूथा जाता है, यानी एक प्रकार की ये रोटी ही है जिसमें आटा जो है गीला रहता है। तो चपाती या दाल और बैगन का भरता हो सकता है, और दूसरे डिश में चावल, सांभर हो सकता है और भिंडी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। इस प्रकार के बताया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन लिए जा सकते हैं। यहाँ पे अप्पम है, तो अप्पम के बारे में जानते होंगे कि अप्पम एक तमिल अल्पाहार है, यानी जो तमिलनाडु में ली जाती है, और यह चावल के आटे और नारियल के जो दूध होते हैं, यानी नारियल के जो पानी होते हैं, उसके किण्वित घोल से बनाया जाता है। और किण्वित आप समझ रहे होंगे कि किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें शर्करा के अणुओं को सरल यौगिकों में तोड़ा जाता है, यानी छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 1 को। तो जैसा कि एक्टिविटी 1 में कहा जा रहा है, जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, और इसको हम लोग देखते हैं कि क्रियाकलाप 1 यानी एक्टिविटी 1 में क्या कहा जा रहा है। तो आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, तो दूसरे खाद्य पदार्थों में, यानी कहा जा रहा है कि आमतौर पर सामान्यतः हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन हो सकता है, तथा दूसरे खाद्य पदार्थों में, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं, तो दूसरे खाद्य पदार्थों में
आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राइट साइड में है कि दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मटा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि आमतौर पर हमारे घर में एक प्रकार से एक अन्न हो जाएगा, या चावल गेहूं का जो हम लोग चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद कुछ सब्जियां भी हो सकती हैं और इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। तो सारणी 1.1 को हम लोग देखेंगे। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। यानी सारणी 1.1 को देखना है और उसे पूरा करना है। तो आइए हम लोग उस सारणी को देख लेते हैं। तो सारणी जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारणी 1.1 है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन दिए गए हैं। पहला है क्षेत्र या राज्य, और उसमें अन्न का व्यंजन क्या हो सकते हैं, दाल या मांस के व्यंजन क्या हो सकता है, वहाँ की सब्जियां क्या हो सकती है और वहाँ का अन्य व्यंजन क्या है। तो सबसे पहले पंजाब की बात की जा रही है। तो पंजाब में मक्का की रोटी है। दाल या मांस का व्यंजन हो गया राजमा। सब्जियां में हो गया सरसों का साग, और अन्य व्यंजन दही और घी का यूज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में अन्न का व्यंजन चावल के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद दाल या मांस का व्यंजन तो अरहर की दाल तथा रसम, जिसे चारू कहा जाता है, उसका यूज किया जाता है। सब्जियां में कुंदरू का यूज किया जाता है, और अन्य व्यंजन हो गए वहाँ का मट्ठा, घी और अचार। इसी प्रकार से इसमें हम लोग बिहार को ले लेंगे। अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार को ले लेंगे। और यहाँ अन्न का जो व्यंजन है वो लिट्टी चोखा महत्वपूर्ण है। आटा से लिट्टी बनाए जाते हैं, आलू से चोखा बनाए जाते हैं। दाल या मांस के व्यंजन में तो इसमें दाल पीठा हो सकता है या चंपारण मटन हो सकता है। सब्जियां में आलू, बैगन, प्याज हो सकता है। और अन्य व्यंजन में आपको पूरी, सब्जी, कढ़ी, सत्तू, शरबत, ये सभी हो सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं इस टेबल में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे उसमें क्या कहा जा रहा है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वहाँ खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। यानी कहा जा रहा है कि ये सभी जो व्यंजन है तो वस्तुतः हम लोग सामान्यतः हर जगह नहीं मिलता है। यदि हम रास्ता में हैं तो वो चीज़ तो मिलेगा नहीं, तो जो हमें रास्ता में मिलेगा उसी को हम लोग खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें, और हर समय हर व्यक्ति के पास इतना चीज़ उपलब्ध नहीं होता है, तो नहीं भी खा सकते हैं। इसके बाद देख पा रहे होंगे आगे कि आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों का इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए कि हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है कि आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी अलग अलग जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे मक्के की रोटी हो गई, चावल हो गई, सरसों का साग हो गया, कुंदरू हो गया, मट्ठा, घी, अचार, दही, घी हो गया, तो इसका कुछ न कुछ तो मतलब होती है, कुछ न तो कुछ आधार होती है जो हम लोग अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। और क्यों इस प्रकार के भोजन की हमें आवश्यकता होती है, हर प्रकार की भोजन लेनी चाहिए, इन सभी बातों को भी हम लोग जानेंगे। तो आगे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। यानी जो अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे मान लिया कि रोटी ही बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपको गेहूं का आटा और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से चावल बना रहे हैं तो उसमें भी पानी की आवश्यकता होगी, या कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसमें सब्जी की आवश्यकता होगी, तेल की आवश्यकता होगी, मसाला की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, नमक की आवश्यकता होगी। तो भिन्न भिन्न कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है जो हमें पादपों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कोई भी खाद्य पदार्थ अलग अलग कच्ची सामग्रियों से बनती है तो वो पौधे या जंतुओं से मिलती है। जैसे मसाला तो पौधा से प्राप्त हो गया, और कोई न कोई जंतु से भी प्राप्त हो गई। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं, यानी वो जो कच्ची सामग्री है वो क्या चीज़ से मिलकर बना है। इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे शरीर के लिए
हमारे भोजन में जो अलग अलग कच्ची सामग्रियाँ होती है तो उसमें कुछ न कुछ घटक मौजूद होती है और उन्हीं घटकों को हम लोग पोषक कहते हैं। तो हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। यानी हमारे भोजन में जो मुख्य रूप से पोषक मौजूद होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यानी हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है, इसके अलावा हमारे भोजन में रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो रुक्षांश क्या होती है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे रुक्षांश जो वर्ड है, रुक्षांश क्या है। तो रुक्षांश से तात्पर्य उन वनस्पति पदार्थों से होता है, उन वनस्पति पदार्थों से होता है जो पौधे से प्राप्त होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी होती है। और रुक्षांश जो है मानव शरीर में अन्न पदार्थों को पचाने में सहायता करता है। यानी रुक्षांश हमारे शरीर में जो अन्न पदार्थ भोजन के रूप में ले रहे हैं उन्हें पचाने में मदद करता है। और रुक्षांश का जो मुख्य कार्य है वो आहार नाली में भोजन के पाचन की प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है। यानी हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है उसको बनाए रखने में मदद करती है। और इसका जो स्रोत है यानी रुक्षांश कहाँ से मिलती है, तो ये साबुत खाद्यान्न से मिलती है, और साबुत खाद्यान्न से मिलती है, और दाल से मिलते हैं, आलू से मिलते हैं, ताज़े फल सब्जियां से मिलती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या सभी पदार्थों में सभी पोषक तत्व होते हैं। कहा जा रहा है कि जो भी मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन है तो सभी खाद्य पदार्थ में होते हैं। तो कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। यानी हम लोग इसको कुछ साधारण विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है, या कोई खाद्य पदार्थ में, कोई भोजन में एक या एक से अधिक भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो उन सभी को हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे जैसा कि स्क्रीन पर है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो परीक्षण है वो आसानी से हम लोग कर लेते हैं। तो आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखना है। यानी कौन सा भोजन, कौन सा खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है या विटामिन है। तो इन सभी परीक्षणों के बाद हम लोग सारणी 1.2 दिया गया है, तो सारणी 1.2 को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो परीक्षण कर लेंगे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा भोजन या कौन सा खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा भोजन या कौन सा खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या वसा है। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन समझते होंगे कि यह गैर तात्विक तत्व है, गैर धात्विक तत्व है, यानी यह धातु नहीं है। और आयोडीन जो है एक प्राकृतिक तत्व है जो मानव और पशुओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है, यानी थायराइड हार्मोन बनाने में यह आयोडीन मदद करता है। और यह जो है आयोडीन समुद्री जल या कुछ चट्टान और तलछटियों में पाया जाता है। और ये भी जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से मस्तिष्क के विकास और शरीर के वृद्धि में दिक्कत हो सकती है। यानी आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी में नहीं जाएगी तो मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, शरीर का वृद्धि भी रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट के बारे में भी आप जान लीजिए। कॉपर सल्फेट जिसका रासायनिक नाम कह सकते हैं CuSO4, फार्मूला के रूप में इसको CuSO4 के नाम से जानते हैं। इसे नीला थोथा या तुतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को नीला थोथा या तुतिया के नाम से जाना जाता है, अथवा इसे क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसे भी ध्यान में रखेंगे या नोट डाउन भी कर सकते हैं। और कॉपर सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, अकार्बनिक लवण है जो पानी में अत्यधिक घुलनशील है, यानी पानी में आसानी से कॉपर सल्फेट घुल जाती है। इसके बाद है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा के बारे में भी जान लीजिए, और कि इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है और इसको कहा जा सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह उच्च कोटि का क्षार है। क्षार और अम्ल और क्षार के बारे में भी पढ़े होंगे या फिर आगे चैप्टर में हम लोग देखेंगे। यह उच्च कोटि का क्षार है और इसे
और इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा को दाहक सोडा भी कहते हैं और इसका उपयोग साबुन, कागज़ या कृत्रिम रेशा बनाने में होता है। तो इन सभी बातों को अच्छी तरह से याद रखेंगे। कॉपर सल्फेट के बारे में भी मैंने बता दिया कि यह सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर का लवण होता है और यह क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टल का होता है, जैसे चीनी देखे होंगे, नमक देखे होंगे टुकड़ा जैसा, तो उस प्रकार का होता है और गंधहीन पाउडर होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है और पानी में अच्छी तरह से अवशोषित आ जाती है, यानी पानी में अच्छी तरह से घुल जाती है। तो इन विलयनों की आवश्यकता हमको होगी, यानी इन परीक्षणों के लिए आयोडीन की आवश्यकता होगी, जैसा कि मैंने आयोडीन के बारे में बता दिया। कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी और कॉस्टिक सोडा के विलयन की भी आवश्यकता होगी। अब आपको कुछ परख नली की भी आवश्यकता होगी और एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। पका हुआ भोजन पर भी कर सकते हैं या फिर कच्ची सामग्री पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। तो आगे हम दिखाएंगे सारणी 1.2 में कि कौन सा खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व होता है। तो सबसे पहले परीक्षण को जान लेते हैं, इसके बाद उस टेबल को हम लोग फिलअप करेंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं, अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने से परहेज कीजिए। जो परीक्षण हम लोग कर रहे हैं इसके माध्यम से कॉपर सल्फेट, आयोडीन और कॉस्टिक सोडा के माध्यम से, तो इनको आप खाने से परहेज कीजिए, यानी खाना या चखना नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। इस तरह का विलयन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें कहा जा रहा है कि अध्यापक से इसको मिलकर आप उसको पूर्ति कीजिए। तो आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों को जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट जो है कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यानी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसे मंड तथा शर्करा के रूप में भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट को ही जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो यह जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और यह जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, यानी बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। और यह सरल शर्करा या जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं में पाया जाता है। और हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहला माड़ी जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में माड़ कहते हैं अथवा स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो है चीनी अर्थात शुगर के रूप में, यानी दो रूप में मिलता है। पहला माड़ी के रूप में और जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, और दूसरा चीनी यानी शक्कर के रूप में, शुगर के रूप में यानी शर्करा के रूप में मिलती है। अब इसमें आ रहा होगा कि मंड क्या होता है। तो मंड के भी बारे में जान लीजिए कि मंड जो है एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और इसे आम भाषा में हम लोग माड़ कहते हैं। चावल अगर पकाते होंगे तो देखे होंगे घर में, और उसमें माड़ पसाया जाता है, अगर तसला में बनाया जा रहा है तो उसे ही माड़ कहते हैं, उसे ही मंड कहते हैं। और मंड पौधों में पाए जाते हैं, यानी वैसे खाद्य पदार्थ बनाइए जो पौधों से प्राप्त होते हैं तो उसमें आपको मांडी यानी मंड मिल जाएगा। यह पौधों के बीजों और कलियों में अमाइलेज या अमाइलोपेप्सिन के रूप में मौजूद होता है। यानी जो भी खाद्य पदार्थ धान, चावल का जैसे आप बना रहे हैं तो उस पौधे में जो बीज और कली में जो अमाइलेज या अमाइलोपेप्सिन होता है उस रूप में यह मंड मौजूद होता है। और मंड का जो रासायनिक सूत्र है वो C6H10O5 होता है। और मंड का पाचन जो है इसका आमाशय से शुरू होता है। इसके बाद हम लोग देख पा रहे होंगे शर्करा के बारे में। तो शर्करा के बारे में भी जान लीजिए कि शर्करा जो है एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय जैसे नमक और चीनी को जिस शेप में आप देखते होंगे उसी शेप की बात की जा रही है, वह शेप क्रिस्टलीय है। तो शर्करा एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। यानी शर्करा में सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। अभी इन सभी वर्ड को सिर्फ जानिए, आगे सब चीज़ बताया जाएगा। और यह हमें प्राकृतिक रूप में मिलती है। प्राकृतिक जो शर्करा है हमें फलों, सब्जियों और डेयरी में दूध, घी, पनीर से संपूर्ण खाद्य पदार्थों में हमें मिलती है।
यानी शर्करा जो है एक क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है और यह हमें प्राकृतिक रूप में मिलती है। यह प्राकृतिक रूप से फलों और सब्जियों या डेयरी उत्पादों से मिलते हैं। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे जब बढ़ेंगे तो आगे इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। राइट साइड में आकर राइट साइड में इसका शेष भाग है तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आयोडीन का जो तनु विलयन है बनाने के लिए जल से आधी भरी परकनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। यानी आयोडीन का जो तनु विलयन बनाना है उसको बनाने के लिए जल से आधा भरा परकनली, यानी ऐसा परकनली जिसमें आधा पानी हो, में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला देना है। तो आयोडीन का तनु विलयन को भी समझ लेना है यहाँ पे और टिंचर आयोडीन को भी समझ लेना है। तो आयोडीन का तनु विलयन का मतलब हो गया कि आयोडीन और पानी का घोल। आयोडीन का तनु विलयन का मतलब हो गया कि आयोडीन और पानी का घोल। इसके बाद जो टिंचर आयोडीन की बात की जा रही है तो यह ऐसा आयोडीन होता है, यह आयोडीन और इथेनॉल का घोल होता है और इसमें जो है इथेनॉल विलायक के रूप में रहता है और यह एक एंटीसेप्टिक है और इसे कमजोर आयोडीन घोल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल घावों को साफ करने के लिए किया जाता है। देखे होंगे डॉक्टर साहब यदि घाव को दिखाने जाइएगा तो घाव को टिंचर आयोडीन के माध्यम से उसको साफ करते हैं। तो यह आयोडीन और इथेनॉल का घोल होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर ही कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। यानी किस प्रकार से घोल बनाना है, इन सभी घोलों के बारे में कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन बनाइए। सबसे पहले तो आयोडीन का तनु विलयन बना लिए हम लोग। अब कॉपर सल्फेट विलयन बनाना है तो इसके लिए 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल दीजिए। इसके बाद 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा का घोल बना दीजिए। इस प्रकार से 3 घोल बन गया। एक हो गया कॉस्टिक सोडा वाला, एक हो गया कॉपर सल्फेट का और एक हो गया आयोडीन का विलयन। तो इस प्रकार से 3 विलयन तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं इसको बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी 2 में मंड का परीक्षण करेंगे कि कौन सा खाद्य पदार्थ में मंड मौजूद होता है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मंड के लिए परीक्षण, कि मंड का हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे। तो परीक्षण के लिए, मंड का परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जैसे चावल बनाए हुए हैं तो पका हुआ भोजन लीजिए और इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डाल दीजिए। यानी जो 3 प्रकार का विलयन हम लोग बनाएं, एक आयोडीन का, एक कॉपर सल्फेट का और एक कास्टिक सोडा का। तो इसमें सबसे पहले आयोडीन का घोल उस पर 2 या 3 बूंद डाल दीजिए, जैसा कि फिगर में भी दिखाया जा रहा है। फिगर में भी आप नीचे देख पा रहे होंगे फिगर के अनुसार। तो इसमें 2 या 3 बूंद उसमें आप आयोडीन विलयन डाल दीजिए। खाद्य पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को देखिए, इसके बाद उसके परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यानी नीला भी हो गया तो समझिए कि वह उस खाद्य पदार्थ को देखना है। अगर वह नीला या काला दोनों में से कोई एक रंग हो गया तो हम लोग समझेंगे कि उसमें मंड उपस्थित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जा रहे हैं और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों की सारणी 1.2 में लिखिए। तो आप कंक्लूजन इसका मैं बता दे रहा हूँ कि मंड का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को आप ले लीजिए, उस पर आयोडीन का 2 या 3 बूंद डाल दीजिए। 2 या 3 बूंद डालने के बाद कुछ देर वेट कर लीजिए। अगर वह उसका रंग, यानी उस खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो गया, नीला या काला दोनों में से कोई एक रंग हो गया, तो हम लोग समझेंगे कि उसमें मंड उपस्थित है। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन के परीक्षण कि कौन सा खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं। अब हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं और प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब हम लोग यहाँ प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे कि कौन सा खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है।
जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, किसी भी खाद्य पदार्थ की मात्रा लीजिए और जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। यानी वो ठोस के रूप में है, हार्ड है, तो उसको चूर्ण के रूप में बना दीजिए, उसको पीस दीजिए। थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। एक परख नली में डाल दीजिए, टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। उसमें 10 बूंद जल डाल दीजिए और उस परख नली को अच्छी तरह से हिला दीजिए, डुला दीजिए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। मंड के लिए हम लोग आयोडीन का घोल डाल रहे थे, लेकिन जब प्रोटीन का परीक्षण करेंगे तो इसमें कॉपर सल्फेट विलयन का घोल डालेंगे, ध्यान रखिएगा। तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का भी विलयन डाल दीजिए। यानी ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट और इसमें 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा भी मिला लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या कही जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि इस ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए, जैसा कि फिगर नीचे आप देख पा रहे होंगे। अब क्या करना है कि अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है, जैसा फिगर 1.2 में देख पा रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। यानी उसको हिलाकर अब उसको रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का जो पदार्थ है आगे क्या कह रहा है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि परख नली में जो हम लोग पदार्थ रखे हैं वो किस रंग का हो गया। तो क्या बैगनी रंग का हो गया। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति होता है। तो जब उस खाद्य पदार्थ का रंग बैगनी रंग का हो जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के रूप में भी दोहरा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे बढ़कर वसा के लिए परीक्षण करेंगे कि कौन सा खाद्य पदार्थ में वसा मौजूद है और कौन सा खाद्य पदार्थ में वसा मौजूद नहीं है। तो हम लोग वसा के बारे में अब हम लोग इसका परीक्षण करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं वसा के लिए। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, छोटी सी मात्रा लीजिए और इसे कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। उसको एक कागज़ के टुकड़ा में रखिए और उसको ऊपर से कूट दीजिए। और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या ध्यान रखना है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे टेबल, इसी टेबल को जब सभी परीक्षण कर लेंगे तो इसी टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि खाद्य पदार्थ है, किसमें मंड है, किसमें प्रोटीन है और किसमें वसा है, तो इसको बताना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग वसा का परीक्षण कर रहे हैं, तो वसा का परीक्षण करने के लिए थोड़ी सी कोई खाद्य पदार्थ ले लीजिए, उसको एक कागज़ के टुकड़ा में लपेट कर कूट देना है और ध्यान रखना है कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकार के सामने लाएं और इस प्रकार से उसके कागज़ के सामने एक प्रकाश लाइए, किसी प्रकार का प्रकाश लाइए। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा को उपस्थित दर्शाता है। तो जो उसमें धब्बा आ गया तो समझिए कि उसमें वसा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, उसमें जल की भी मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए। उसमें पानी की भी मात्रा हो सकती है तो उसको सुखा देना है, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अगर उसमें तेलीय पदार्थ जैसा नहीं आएगा, कोई धब्बा नहीं आएगा, तो हम लोग समझेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़कर देख लेते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। तो यह परीक्षण दर्शाता है कि वसा जो है प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। जैसा कि हम लोग मंड का परीक्षण किया, प्रोटीन का परीक्षण किया और वसा का परीक्षण किया। तो क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो? तो इन सभी बातों को आप समझिए कि कोई ऐसा पोषक तत्व है जिसमें कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है।
तो हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, इन सभी बातों को भी हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं उस टेबल की ओर, और उस टेबल में कौन सा खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये टेबल देख पा रहे होंगे, आप इस टेबल को देख पा रहे होंगे। देखिए, आप इस टेबल को देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सारणी 1.2 खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व के बारे में बात की जा रही है। खाद्य पदार्थ है और किसमें मंड है, किसमें प्रोटीन है और किसमें वसा है, इन सभी बातों को देखना है। तो सबसे पहला कच्चा आलू है, तो कच्चा आलू में मंड उपस्थित होता है, हाँ लिखा हुआ है। दूध में क्या उपस्थित होता है, तो दूध में प्रोटीन उपस्थित होता है, तो इसमें हाँ लिखा हुआ है। मूंगफली में क्या होता है, तो मूंगफली में आपको वसा उपस्थित होता है, तो इसमें हाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बिना पका हुआ चावल, तो बिना पका हुआ चावल में कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। बिना पका हुआ चावल में मंड उपस्थित होगा, इसमें मंड लिख दे रहे हैं, तो इसमें टिक हो गया। इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है तो नहीं, वसा उपस्थित होता है तो नहीं। इस प्रकार से फिर पका हुआ चावल है, तो पका हुआ चावल में मंड उपस्थित होता है, तो इसको सही कर देंगे। इसके बाद इसमें प्रोटीन और वसा इसमें उपस्थित नहीं होती है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पका हुआ चावल तक हो गया। अब सूखा नारियल है, तो सूखा नारियल को हम लोग देख लेते हैं। सूखा नारियल में मंड उपस्थित नहीं होता है। सूखा नारियल में, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। जो सूखा नारियल है इसमें मंड उपस्थित नहीं है, इसमें प्रोटीन भी उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद वसा है, तो वसा इसमें उपस्थित है, तो इसको टिक लगा देना है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि बिना पकी अरहर की दाल का चूर्ण है, तो इसमें मंड उपस्थित नहीं होता है। इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, तो इसमें टिक लगा देंगे। और इसके बाद जो है इसमें वसा उपस्थित होती है तो नहीं। इसके बाद पकी हुई दाल है, तो पकी हुई दाल में मंड उपस्थित होता है, तो इसको टिक लगा देंगे पकी हुई दाल में। और इसमें प्रोटीन भी उपस्थित होता है, तो इसमें भी टिक लगा दीजिए। इसमें मंड और प्रोटीन दोनों उपस्थित है। इसके बाद इसमें वसा उपस्थित नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है किसी सब्जी का एक टुकड़ा लीजिए, किसी सब्जी का एक टुकड़ा लीजिए, तो इसमें मंड उपस्थित होता है लेकिन प्रोटीन और वसा उपस्थित नहीं होता है। इसी के बाद किसी फल का टुकड़ा लेना है, तो फल का टुकड़ा में मंड उपस्थित होता है लेकिन इसमें प्रोटीन और वसा उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब हम लोग देख पा रहे हैं कि उबला अंडा है, तो उबला अंडा में मंड उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद प्रोटीन उपस्थित होता है, लेकिन जैसा कि सफ़ेद भाग कह रहा है, और इसमें वसा भी उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम खाली है, इसमें मक्खन कर दीजिए, यहाँ पे मक्खन कर दीजिए, और मक्खन में मंड उपस्थित नहीं होगा। यहाँ मक्खन लिख दीजिए, मक्खन। और इसमें जो है प्रोटीन उपस्थित होगा मक्खन में, लेकिन हाँ वसा भी उपस्थित होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो इसमें घी लिख दीजिए, घी। तो घी में मंड उपस्थित नहीं होगा और प्रोटीन उपस्थित होगा और वसा भी उपस्थित होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने टेबल को देख लिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं और क्यों ज़रूरी है, तो उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विभिन्न जो पोषक हैं हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और वसा से भी ऊर्जा मिलता है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलता है और वसा से भी मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। वसा, और इसके बाद हम लोग आगे राइट साइड में जाते हैं, शेष है वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यानी
कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, तो वसा यानी जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों मौजूद हो, वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, तो वैसे भोजन को हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, जैसा कि फिगर 1.3 तथा 1.4 के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप फिगर 1.3 देख पा रहे होंगे यहाँ पे चित्र में 1.3, इसमें कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं से मिलती है, चावल से मिलती है, बाजरा से मिलती है, शकरकंद से मिलता है, आलू से मिलता है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है और मक्का है। तो इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलती है। इसके बाद फिगर 1.4 को भी देख लीजिए। तो फिगर 1.4 में जैसा कि बताया जा रहा है कि वसा के कुछ स्रोत हैं, और तो वसा के भी कुछ स्रोत पादप से भी मिलते हैं और जंतु से भी मिलते हैं। तो पहले जंतु वाला देख लीजिए। जंतु से हमको मछली से मिलती है, अंडा से मिलती है, मांस से मिलती है। तो इन सभी खाद्य पदार्थों से, यानी ये ऐसे जंतु का स्रोत है जिनसे हमें वसा की प्राप्ति होती है। और कुछ जो पादप स्रोत हैं, पादप से मिलती हैं वसा, वो है मूंगफली, गिरी और तिल। तो इन सभी से हमें वसा की प्राप्ति होती है, पादप है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे कि नेक्स्ट पेज में क्या कही जा रही है। तो नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं, प्रोटीन के कुछ स्रोत, और प्रोटीन में हमें कुछ पादप स्रोत है और कुछ जंतु स्रोत है। यानी कुछ प्रोटीन हमें पादपों से मिलती है और कुछ जंतुओं से मिलती है। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं कि पादप के स्रोत कौन से हो सकते हैं जिनसे हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल रही है। तो वह है चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर। तो ये सभी पादप स्रोत हैं जिनसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो रही है। अब हम लोग जंतु स्रोत को देख लेते हैं, तो वे कौन से जंतु से हमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा हमें मिल रही है। तो वे हैं अंडा और मछली। तो ये सब ऐसे हैं जिसे हमें, और मांस हो गया। तो इस प्रकार से हमें जंतु स्रोत हैं जिससे हमें प्रोटीन की मात्रा मिल रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे हम लोग बारी बारी से पोषक तत्वों के बारे में और डिटेल्स में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यानी प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। यानी प्रोटीन को हम लोग शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, और वसा और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिगर 1.5 में जैसा कि दिखाया गया है, फिगर 1.5 में। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, और विटामिन जो है हमारी आँखें, अस्थियाँ, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। यानी जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में मदद कर रहे हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी सभी विटामिन ज़्यादा भी मात्रा में आवश्यकता नहीं है, कुछ ही मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं राइट साइड से चलकर। हाँ चलिए, आपके सामने ही है यहाँ पे। यहाँ से देखिएगा, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन ए से क्या फ़ायदा है? तो यह हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रख रही है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद कर रही है। विटामिन डी हमारी अस्थियां और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। यानी विटामिन जो है हमारे अस्थियां और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में मदद कर रही है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन 1.6 और 1.9 में दिखाया गया है। तो 1.6
से लेकर 1.9 तक हमें देख लेते हैं कि इनसे क्या फ़ायदा हो रही है। तो सबसे पहले 1.6 को देख लीजिए। 1.6 को हम लोग देख लेते हैं कि 1.6 में क्या दिखाया जा रहा है। तो 1.6 में विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, जैसे आम है, गाजर है और पपीता है। तो विटामिन ए के सब स्रोत हैं आम, पपीता और गाजर। इसके बाद फिगर 1.7 में चलेंगे तो 1.7 विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं और यह है लीवर, गेहूं और चावल। लीवर हो गया, किसी भी मांस को खा रहे हैं तो उसके लीवर को यदि खा रहे हैं। इसके बाद फिगर 1.8 में विटामिन सी के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला। इसके बाद फिगर 1.9 में जब देख रहे हैं तो विटामिन डी के स्रोत हैं और यह है अंडा, मछली। तो इस प्रकार से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग और सारे खाद्य पदार्थों के बारे में जान लेते हैं। तो आगे देख पा रहे होंगे आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, जिसे दिखाया गया है आयोडीन के कुछ स्रोत। तो आयोडीन के जो स्रोत हैं वो पालक हो गए, अदरक हो गए, और भी स्रोत हैं जैसे समुद्री भोजन हो गया, झींगा मछली, समुद्री शैवाल हो गया, और डेयरी उत्पाद में दूध, दही, पनीर हो गए। तो ये सब आयोडीन के मुख्य स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं। तो फास्फोरस के जो स्रोत हैं आप इसे देखिए, फास्फोरस के स्रोत में ये फिगर बना हुआ है। तो फिगर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे यहाँ दूध लिखा हुआ है। और भी कुछ स्रोत होते हैं जैसे मांस हो गया, समुद्री भोजन हो गया, मेवा हो गया, साबुत अनाज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लौह के कुछ स्रोत हैं, और लौह के स्रोत में आपको मेन रूप से हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केला, पत्ता गोभी हो गया, मटर हो गया, दाल, सोयाबीन, मुर्गी, मछली, अंडा, अनार, संतरा, ये सब लौह के स्रोत हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कैल्शियम के स्रोत। तो कैल्शियम में भी देख पा रहे होंगे दूध से पनीर, घी, दही, बादाम, तिल, ये सब से हमें कैल्शियम की प्राप्ति हो रही है। तो ये सब खनिज लवण के स्रोत हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। यानी सूर्य के प्रकाश में हमें रहनी चाहिए ताकि हमें विटामिन डी मिलेगी, जिसके माध्यम से हम लोग कैल्शियम का उपयोग कर पाएंगे। फिगर में भी यहाँ देख पा रहे होंगे ये सूर्य का प्रकाश हमें लेना बहुत ज़रूरी है, जो हड्डियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 1.10 में दर्शाया गया, जैसा कि मैंने हम लोग बारी बारी से देखे आयोडीन, फास्फोरस, लौह और कैल्शियम के जो स्रोत हैं उन सभी स्रोतों के बारे में हम लोगों ने जाना और समझा। तो जितने भी खनिज लवण है वो खनिज लवण की आवश्यकता कम मात्रा में ही पड़ती है, लेकिन सभी की आवश्यकता है। इसके बाद अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। हम लोग जब टेबल को देख रहे थे, टेबल 1.2 को, तो उसमें देख रहे थे कि एक खाद्य पदार्थ से में एक से ज़्यादा पोषक तत्व मिल रहे थे। कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। यानी चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। उसमें और भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। तो आहारी रेशा को समझ लीजिए कि आहारी रेशे क्या होते हैं। तो इसे रुक्षांश के भी नाम से जाना जाता है,
और यह शाकीय खाद्य पदार्थों का वह हिस्सा है जो कि मानव पाचन तंत्र द्वारा पचाया नहीं जाता है। उन्हें आहारी रेशा या फाइबर कहते हैं और इनसे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलता, लेकिन ये अपचय भोजन को, वैसे भोजन जो नहीं पचता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। और ये आहारी रेशा के अंतर्गत आपको सलाद आ गया, ताज़ा फल आ गया और सब्जियाँ आते हैं। तो आप इस सभी बातों को जान लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आगे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जल जो है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी जल भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उसे अवशोषित करने में मदद करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय। ये सब लेंगे तो इसके माध्यम से भी जल हमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं, जैसे चावल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो उसमें पानी को उसमें ऐड करते हैं। इस प्रकार से उसके माध्यम से ही, यानी खाद्य पदार्थों के माध्यम से भी हमें जल की मात्रा मिल जाती है हमारी बॉडी को। आइए देखिए कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है, यानी कोई और स्रोत है जिसके माध्यम से हमें, अगर डायरेक्ट पानी नहीं पीते हैं तो उसके माध्यम से भी जल की मात्रा हमारे बॉडी को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हम लोग इसको क्रियाकलाप 3 में देख लेते हैं। तो एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे, क्रियाकलाप 3। तो एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले और इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छिलाया, मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? यानी कोई ऐसा आप सब्जी देखें जिसमें पानी की मात्रा नहीं है, काटते समय उसमें पानी का अंश जरूर पता चलती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। यानी जो खाद्य पदार्थ से जो जल मिल रही है तो उनसे भी हमें जल हमारे बॉडी को मिल जा रही है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम जल डालते हैं। चावल बनाइए, रोटी बनाइए या कोई भी सब्जी बनाइए तो उसमें जल को मिलाना पड़ता है। अब हम लोग देख पाएंगे संतुलित आहार के बारे में कि संतुलित आहार क्या होता है। तो हम लोग आइए नेक्स्ट पेज से हम लोग संतुलित आहार को देख लेते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक अभावजन्य रोग के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। तो स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे संतुलित आहार के बारे में, तो हम लोग संतुलित आहार के बारे में जानते हैं। और जैसा कि मैंने संतुलित आहार के बारे में पहले भी इसी वीडियो में मैंने बता दिया है, तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यानी दिन भर हम लोग जो भी खा रहे हैं वो आहार कहते हैं उसे। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो भोजन ले रहे हैं तो उस भोजन में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और नहीं कमी हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पोषक तत्व ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, नहीं। हमारी बॉडी को सभी पोषक तत्व समान मात्रा में जरूरी है। हमारे आहार में पर्याप्त भोजन में रुक्षांश भी आवश्यकता है तथा जल भी होनी चाहिए। रुक्षांश की भी आवश्यकता पड़ती है और हमारे जल की भी आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार से और सभी पोषक तत्व हमें हमारे बॉडी को लिए जरूरी है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व के साथ साथ जल, आहारी रेशा, रुक्षांश और जल की भी मात्रा हो ले रहे हैं हम लोग, तो वैसे आहार को हम लोग संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग और देख ले रहे हैं नेक्स्ट पेज स्क्रीन पर ही, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारा शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? कह रहा है कि क्या आप देखते हैं कि हर वर्ग के, यानी बच्चा रहेगा तो कम भोजन करेगा, कुछ ज़्यादा उम्र के रहेंगे तो ज़्यादा भोजन करेंगे,
और यह शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। जितने आप काम कीजिएगा, थकिएगा, भूख लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा, इस पर निर्भर करता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, यानी सप्ताह में जो भी आप खा रहे हैं उसका आप एक चार्ट बनाइए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व तो मौजूद है या नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग भोजन खा रहे हैं उन सभी भोजन में आप पोषक तत्व सभी की समान मात्रा होनी चाहिए। यानी जितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है उतना ही वसा की भी जरूरी है, प्रोटीन की भी आवश्यकता है, खनिज लवण की भी आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना और किण्वित भोजन जो दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली हो गया। किण्वित भोजन जैसा समझ लीजिए कि एक खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ जिनमें निश्चित सूक्ष्म जीवों के वृद्धि और किण्वन की प्रक्रिया से बदलाव होता है और इसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। और किण्वित भोजन से जो पाचन है, प्रतिरक्षा है और वजन घटाने में मदद मिलती है। जैसे दही, पनीर, बियर हो गया, ये सब किण्वित भोजन हो गया। तो इस प्रकार से इसके आटे का मिश्रण जिसे मिस्सी रोटी को भी समझ लीजिए कि यह रोटी एक से अधिक अनाज के मिश्रणों से मिलकर बना है, इसे मिस्सी रोटी भी कहते हैं। और जैसे बेसन हो गया, गेहूं के आटा हो गया, इसमें प्याज, मिर्चा, कुछ मसाले डाल दीजिए, पानी, नमक डाल दीजिए और कुछ तेल डाल दीजिए, तो इस तरह से मिस्सी रोटी बनाई जाती है। इसके बाद थपला अनाज है, तो थपला अनाज जान लीजिए कि इसे बनाने के लिए गेहूं के आटा या बेसन का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मैं गेहूं में आटा या बेसन के साथ मेथी, पालक, लौकी, मूली जैसे और चीज़ों को मिलाकर इसे बनाई जाती है। तो केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियों तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को मिलाकर ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और संतुलित आहार आप बॉडी को दे सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसमें पोषक तत्व नष्ट नहीं हो, क्योंकि अगर ज़्यादा पका दीजिएगा तो उसमें उपस्थित पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। ये कह रहा है कि जिस प्रकार से मनुष्य को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो, तो क्या जानवरों को भी वैसा मिलनी चाहिए। इसका जवाब हम लोग आगे देखेंगे, आगे इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। यानी किसी भी फल और सब्जी को छिलका हटा रहे हैं तो उसमें कुछ विटामिन आपको नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। चावल और दाल को भी बहुत लोगों को देखे होंगे कि बहुत बार धोते हैं, तो उससे क्या होगा, तो खनिज लवण या कुछ उसमें विटामिन जो है उसमें से घुल सकता है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और नेक्स्ट पेज के माध्यम से ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं भोजन के घटक, इससे रिलेटेड कुछ और बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी भोजन को पकाते हैं तो स्वादिष्ट भी हो जाती है और वह हमारे शरीर में आसानी से पच भी जाता है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है, लेकिन पकाने से कुछ जो भोजन में खाद्य पदार्थ है उसकी कमी हो जाएगी पोषक तत्व की। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। जैसे चावल बनाते हैं, उसके मांडी को पसाने के बाद, माड़ को पसाने के बाद फेंक देते हैं तो बहुत सारे विटामिन, खनिज लवण उसी में चले गए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ पका रहे हैं और ज़्यादा पका दिए तो उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्या उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। इसीलिए फल और कच्ची सब्जी का ज़्यादा यूज करिएगा तो विटामिन सी और नष्ट नहीं होगा, क्योंकि पकाने के बाद बहुत सारे विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि वसा से ज़्यादा वो एनर्जी मिलती है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा, क्योंकि यह जान रही है
बताया गया इसी वीडियो में पहले भी कि वसा से ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मौसा को ले लेंगे। तो क्या ऐसा सही नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक जो है मोटापे का कारण बनती है। यानी वसायुक्त भोजन एनर्जी के लिए तो लेंगे, लेकिन उसके कारण मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे अभावजन्य रोग के बारे में। अभावजन्य रोग, तो ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी पोषक तत्व का अभाव होगा, उसके कारण यह रोग उत्पन्न होगा। तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यानी सब भोजन ले रहा है और प्रोटीन वाला चीज़ नहीं ले रहा है, तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहती है, यानी किसी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन यानी रोग कहते हैं। यानी किसी भी पोषक तत्व की हमको बहुत लंबी अवधि तक नहीं मिल रही है हमारे बॉडी को, तो उसके कारण हमारे शरीर में रोग यानी विकृतियां उत्पन्न हो जाएगी। आगे देख पा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। यानी कोई प्रोटीन नहीं ले रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें इस प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, उसका वृद्धि नहीं होगा, शरीर का विकास नहीं होगा, चेहरा पर सूजन हो जाएगा, बालों का रंग उड़ जाएगा और त्वचा से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां और पेचिश हो जाएगी। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा नहीं लेगी तो उसका वृद्धि जो है किसी भी मनुष्य के शरीर का वृद्धि एकदम अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर और चीज़ों को देख लेते हैं। तो विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दिखाया गया है। तो 1.3 हम लोग सारणी में देखेंगे कि बहुत सारे विटामिन या खनिज लवण की कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या कौन से विभिन्न प्रकार के रोग और विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। सभी अभावजन रोग का रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यानी जितने भी आपका अभावजन रोग हो रहे हैं हमारे बॉडी को, तो संतुलित आहार लेने से ही ठीक हो सकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्व की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यानी हम लोग देख रहे हैं चैप्टर में कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन है, लेकिन कोई भी भोजन हो और सभी जो पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, मिनरल्स हमारे बॉडी को मिलनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे उस टेबल को सारणी 1.3 में कि कौन सा विटामिन और वे कौन से पोषक तत्व की कमी से हमारे बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है। तो आप सारणी 1.3 को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। तो ये सबसे पहले विटामिन ए है और इसकी कमी के कारण दृष्टिहीनता होती है, देखने में दिक्कत होती है और इसका लक्षण है कि कमज़ोर दृष्टि हो जाएगा, अंधेरे रात में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके बाद विटामिन वन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और इसका लक्षण है कि दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाएगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाती है और इसका लक्षण है कि मसूड़े से खून निकलेगा, घाव भरने में अधिक समय लगेगी। विटामिन डी देखते हैं तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाती है। कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत क्षय हो जाती है, दांत गिरने लगते हैं। इसका लक्षण है कि कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, दांत गिरने लगते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसे गैटो कहा जाता है, ये नामक बीमारी हो जाएगी और इसका लक्षण है कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाएगा और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो सकती है। नेक्स्ट है लौह। तो लौह की कमी से अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है और इससे शरीर को बहुत ही कमजोरी फीलिंग होने लगती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कुछ प्रमुख शब्द हैं, तो उन सभी शब्दों को हमने इसी वीडियो में बता दिया कि संतुलित आहार क्या है, बेरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है
ऊर्जा क्या है, वसा क्या है, खनिज क्या है, पोषक क्या है, प्रोटीन क्या है, रुक्षांश क्या है, स्कर्वी क्या है और मंड क्या है। तो इन सभी शब्दों को मैंने इस वीडियो में बता दिया है। हो सके तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लें ताकि आप इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक लोगो देख रहे होंगे F+ करके, और यह इसका नाम है FSSAI, और यह जो है इसका फुल फॉर्म जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, और हिंदी में पूरा नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण होता है। और यह एक वैधानिक निकाय है, कानूनी निकाय है, और इसकी स्थापना जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुई थी। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका जो काम है वो खाद्य पदार्थों का निर्माण करना है, उसका भंडारण करना, वितरण करना, बिक्री करना और आयात को नियंत्रित करना है। तो इन सब चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आप इस चैप्टर का आप सारांश देख पा रहे होंगे, तो इन सारांशों को आप ध्यान से जरूर पढ़ लेंगे। पूरा चैप्टर का समरी है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है, और इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी आवश्यक होता है। यानी हमारा भोजन के मुख्य जो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है, और इसके अलावा भोजन में आहारी रेशा और जल की भी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीरों को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर की आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए। इसके बाद है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम लोग अभावजन्य रोगों से सुना है और जाना है। इसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर है, तो इन सभी क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट, सेकंड, यानी इस प्रकार से 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए स्क्रीन पे कि एक कक्षा 6 के विज्ञान NCERT जो हिंदी माध्यम में, इसके अध्याय 1 जिसका नाम भोजन के घटक है, इसके हम लोग प्रश्नोत्तरी अभ्यास को देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, यानी हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व है उनका नाम लिखना है। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं, और इसके अलावा भोजन में आहारी रेशा और पानी की भी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। इस प्रकार से हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के नाम लिखिए। फर्स्ट है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वे हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तो इसमें प्रोटीन आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग नंबर में कहा जा रहा है कि वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए। नेक्स्ट है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम जरूरत होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी वसा। तो वसा आपको घी, मक्खन, दूध, अंडा आदि में आपको प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मंड, तो मंड जो है आपको आलू, चीनी और चावल में भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। इसके बाद आहारी रेशा आपको सब्जियां और फल में मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रोटीन, तो प्रोटीन आपको दूध, अंडा और फल से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और 4 में कहा जा रहा है कि इनमें से सही कथन पे सही का टिक लगाना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो नहीं। सिर्फ चावल खाने से तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगी हमें, जबकि हमें हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो बिल्कुल।
सही है। ग में कि हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। और घ में कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो नहीं, सिर्फ मांस खाने से हमारे बॉडी को सभी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ यह जो चैप्टर है वो लास्ट कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विटामिन डी के अभाव से होता है, तो रिकेट्स नामक रोग जो है विटामिन डी के अभाव से होता है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि डॉस डैश के अभाव से डैश डैश नामक रोग होता है, तो विटामिन C के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है कि हमारे भोजन में फिल इन द ब्लैंक्स के अभाव से रतौंधी होती है, तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। तो जैसा कि हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 NCERT के फर्स्ट चैप्टर जो हिंदी माध्यम का बुक है NCERT क्लास 6 के विज्ञान विषय का, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग भोजन का घटक को देख रहे थे। और इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स हैं और NCERT को लाइन बाय लाइन हम लोगों ने देखा, एक्टिविटी देखा, टेबल को मैंने पूरा किया और सभी क्वेश्चन आंसर को भी पूरा किया। तो इस तरह से यह चैप्टर भोजन का घटक खत्म होता है। और हम लोग फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे।